आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के अध्याय 4 नियोजन के भाग 4 के अंतर्गत नियोजन के सिद्धांत, नियोजन की आवश्यक विधि और नियोजन की सीमाएं। ठीक, इससे पहले हमने क्या क्या समझा था? तो नियोजन के तत्व या घटक को जाना था, नियोजन क्या है ये जाना था, नियोजन की परिभाषा, नियोजन की प्रकृति, उसकी विशेषताएं एवं महत्व को हमने समझा था। आज हम समझेंगे क्या? नियोजन के सिद्धांत, नियोजन की विधि और नियोजन की सीमाएं। तो हम देखते हैं नियोजन के सिद्धांत। तो सिद्धांत है क्या? तो देखिए, बिना किसी सिद्धांत के किसी भी शास्त्र का विकसित होना संभव नहीं है। ठीक है, प्रबंध शास्त्री कुड और डोनल ने भी विभिन्न दृष्टिकोण से नियोजन के सिद्धांतों को क्या किया है? स्पष्ट किया है, और जिनमें इन बातों को शामिल किया गया। कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है नियोजन के सिद्धांत में? तो देखिए, पहला शामिल किया गया उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। दूसरा शामिल किया गया है नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। तीसरा कार्यकुशलता का सिद्धांत। चौथा है लोच का सिद्धांत। पांचवा व्यापकता का सिद्धांत। छठवां समय का सिद्धांत। सातवां विकल्पों का सिद्धांत। आठवां परिवर्तन का सिद्धांत। नौवां नीति निर्धारण संधान सहयोग का सिद्धांत। मूर्जाबंदी का सिद्धांत या न्यायोचितता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या? उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। मतलब नियोजन का सिद्धांत मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। मतलब हमारे सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं क्या? उद्देश्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। हमारे उद्देश्य के प्रति नियोजन का पहला सिद्धांत बताया जा रहा है। ठीक है, तो यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि नियोजन संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने वाला होना चाहिए। यह सिद्धांत इस बात की ओर भी संकेत करता है कि किसी भी नियोजन को जब तक उद्देश्योन्मुखी नहीं किया जाता तब तक वह नियोजन अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत। अब उसकी मान्यता क्या क्या है? तो देखिए, पहला, सामान्यतः किसी भी कार्य को करने की कुछ मान्यताएं, मतलब कुछ न कुछ नियम या रूल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया जाता है। अच्छे नियोजन की मान्यताओं को पहले से ही निश्चय किया जाना चाहिए। इसमें समन्वय के कार्यों को अत्यधिक सहायता मिलती है। ठीक, यह हो गया हमारा दूसरा क्या? नियोजन के मान्यताओं का सिद्धांत। ठीक है, अब तीसरा समझते हैं हम कार्यकुशलता का सिद्धांत। तो नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत तीसरा शामिल किया गया कार्यकुशलता का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन न्यूनतम प्रयत्नों एवं लागतों द्वारा संगठन या संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के सहयोग देने वाला होना चाहिए। चौथा है लोच का सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार योजना या नियोजन सदैव लोचदार व परिवर्तनशील होना चाहिए, क्योंकि भविष्य की समस्याओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन में परिवर्तन क्या है? बहुत ही आवश्यक है। ठीक, पांचवा चलते हैं हम व्यापकता का सिद्धांत। तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन एक सर्वव्यापी क्रिया है। क्या क्रिया है? सर्वव्यापी, मतलब सभी जगह व्याप्त है, जिसकी आवश्यकता एक उपक्रम में प्रबंध के सभी स्तरों में होती है। अतः नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों के अनुरूप ही होना चाहिए। छठवां चलते हैं हम समय का सिद्धांत। तो देखिए, नियोजन में समय का विशेष महत्व है। मतलब बोला जाता है ना कि टाइम इज मनी, मतलब समय हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। उसी प्रकार से नियोजन करते समय हमें समय का भी क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो नियोजन में समय का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि समय पर नियोजन बनाकर उचित समय पर क्रियान्वयन नहीं हो सका तो लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। मतलब समझ आया? यदि हम निश्चित समय में अपना प्लानिंग नहीं बनाएंगे और उस प्लानिंग में हम समय से कार्य प्रारंभ नहीं करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते। सातवां है विकल्पों का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का आशय नियोजन के विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का क्या करना है? केवल और केवल चुनाव करना है। आठवां आते हैं आपका परिवर्तन का सिद्धांत। बोला जाता है परिवर्तन संसार का नियम है, उसी प्रकार से बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ चेंज। तो समय महत्वपूर्ण व बलवान होता है, बोला जाता है। ठीक है, इसकी गति व अंदाजा किसी को नहीं होता। अतः समय की गति या समय समय पर होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप नियोजन होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे समय बदलता है उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग भी क्या होते जाना चाहिए? चेंज होते जाना चाहिए। आवश्यक होने पर नियोजन में परिवर्तन भी करना चाहिए। ठीक, नौवां चलते हैं हम नीति निर्धारण का सिद्धांत।
तो देखिए नीति निर्धारण का सिद्धांत में यह सिद्धांत बताता है कि नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस एवं सुपरिभाषित नीतियां, नियम एवं कार्यक्रम का सहारा लेना आवश्यक होता है, मतलब सहारा लेना चाहिए। दसवां चलते हैं आपका सहयोग का सिद्धांत। तो देखिए सहयोग मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, कंपटीशन। तो देखिए इस पर बात पर बल देता है कि नियोजन का कार्य संस्था में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के सहयोग व परामर्श से किया जाना चाहिए। 11वां आ गया आपका मोर्चाबंदी का सिद्धांत। ठीक, तो किसी संस्था या उपक्रम की प्रतिद्वंदी संस्था हो तो प्रतिद्वंदी की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक मोर्चाबंदी अवश्य करनी चाहिए। 12वां आ गया आपका क्या, न्यायोचितता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भी योजना बनाई गई है वो क्या हो, न्यायोचित हो, मतलब वह तर्क संगत हो। मतलब जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने व्यवसाय को लेते हुए वो क्या हो, न्यायोचित व तर्क संगत होना चाहिए। ये हमने समझा क्या, नियोजन के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत 12 मुख्य बातों को शामिल किया गया है। आगे समझते हैं अब नियोजन के आवश्यक कदम, जिसे प्रक्रिया भी कहा जाता है, तकनीक और विधि भी कहा जाता है। तो देखिए वर्तमान युग नियोजन का युग है, अतः हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जिसके लिए प्रोफेसर अर्नोल्ड टैवनी ने भी यह कथन कहा है कि मानव होने का एक लक्षण यह है कि नियोजन करता है। किसी भी संस्था के लिए नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे बड़ी सावधानी से तैयार करना चाहिए। प्रबंध छोटा हो या बड़ा, घर हो या कार्यालय, सभी में नियोजन का निर्माण करना पड़ता है। नियोजन को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति का आधार ही क्या है, नियोजन है। तो नियोजन प्रक्रिया या विधि की व्याख्या देखिए विद्वानों ने अपने अपने भाषा में किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोफेसर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के क्या विभिन्न कदम, जिसमें उन्होंने किन किन बातों को शामिल किया है। तो सबसे पहले बोला गया समस्या को स्पष्ट करना। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो उसमें समस्या को क्या करना है, स्पष्ट करना। दूसरा बोला जा रहा है संबंधित क्रियाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी एकत्रित करना। तीसरा सूचनाओं का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। नियोजन की बाधाओं एवं मान्यताओं की स्थापना करना। प्रस्तावित योजना का चुनाव करना और प्रस्तावित योजना के लिए समय एवं क्रम निर्धारित करना। ये किसका हो गया, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार हो गया। अब दूसरा समझते हैं हम वुड्स और डोनल के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया क्या क्या है। तो पहला उनका उद्देश्यों का निर्धारण करना, दूसरा है नियोजन की मान्यताओं की स्थापना, तीसरा वैकल्पिक कार्यक्रम का निर्माण, चौथा है वैकल्पिक कार्यक्रम का मूल्यांकन, पांचवा है सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रद का चुनाव, कार्यप्रद अर्थात कार्यविधि का चुनाव, और छठवां बोला जा रहा है सहायक योजनाओं का निर्माण। ये क्या हो गया, वुड्स और डोनल के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया हो गई। अब हम समझते हैं मेरी कुसिंग नाइल्स के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया। जिसके अंतर्गत उन्होंने किन किन बातों को शामिल किया है, समस्याओं को पहचानना और उसका स्पष्टीकरण करना, व्यू रचना संबंधी तथ्यों को उनके विकल्पों का विश्लेषण करना, तथ्यों की खोज करना और आंकड़ों को एकत्रित करना, एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना, कार्य के लिए विकल्पों का पता लगाना, विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना और उन कदमों को पता लगाना जिनके माध्यम से लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। यह हो गया किसके अनुसार, मेरी कुसिंग नाइल्स के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया। तो अभी हमने देखा जॉर्ज आर टेरी के अनुसार, वुड्स और डोनल के अनुसार और मेरी कुसिंग नाइल्स के अनुसार, ये सब का क्या है, नियोजन के अपना अपना क्या है, एक प्रक्रिया है। अब देखते हैं हम नियोजन की क्या है विधि। तो देखिए उपयुक्त नियोजन प्रक्रिया या कदमों के आधार पर निम्न प्रमुख कदमों की विवेचना यहाँ पर की जा रही है, जिसमें पहला है नियोजन के कदम में लक्ष्य निर्धारण करना, दूसरा पूर्वानुमान लगाना, तीसरा सीमाएं निर्धारित करना, चौथा वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण करना, वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करना, छठवां श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, सातवां उपयोजनाओं का निर्माण करना, आठवां क्रियाओं का क्रय निश्चित करना और नौवां हो जाएगा अनुसरण करना। तो सबसे पहले समझते हैं किसको, लक्ष्य निर्धारित करना। तो नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत पहला शामिल किसको किया गया है, लक्ष्य निर्धारित करना। मतलब हमारा उद्देश्य पहले से ही हमको क्या कर लेना है, निर्धारित कर लेना है कि हमको कहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए इन संसार में जो कुछ भी होता है उसका कुछ न कुछ लक्ष्य या उद्देश्य अवश्य होता है, सबको मालूम है, क्योंकि व्यापारिक उपक्रमों का भी लक्ष्य होता है। प्रथम लक्ष्य या उद्देश्य लाभ कमाना, सेवा करना या अन्य कार्य हो सकता है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण के अंतर्गत सर्वप्रथम संपूर्ण उपक्रम के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
तत्पश्चात मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन विभागों के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। यह लक्ष्य अल्पकालीन है या दीर्घकालीन, मतलब थोड़े समय के लिए है या लंबे समय के लिए है। लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद संस्था के समस्त कर्मचारियों को इन उद्देश्यों से पूर्णतः परिचित कराया जाता है, ताकि समस्त कर्मचारी उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें और उद्देश्य स्पष्ट व सभी के लिए समझने योग्य होना चाहिए। यह नियोजन की विधि का पहला कदम है, मतलब पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम क्या, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान करते से पहले भी मैं आपने समझा था क्या पूर्वानुमान अर्थात पहले से अनुमान लगाना। तो देखिए, नियोजन की विधि के अंतर्गत दूसरा किसको शामिल किया गया, पूर्वानुमान लगाना। तो लक्ष्यों का निर्धारण हो जाने के बाद पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस हेतु विभिन्न आंकड़े, प्रवृत्तियां व परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय का पूर्वानुमान मौसम, बाजार व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर ही निर्भर है। अतः पूर्वानुमान के समय इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, तो बाजार व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, निर्भर, मौसम। ठीक है, तो पूर्वानुमान के अंतर्गत पारिश्रमिक की दर, क्रय की दर व मात्रा, विक्रय नीति व विक्रय मात्रा, पूंजी की स्थिति, लाभांश विवरण, लाभ आदि के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान भावी परिस्थितियों के बारे में किए जाते हैं। पूर्वानुमान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूर्वानुमान सत्यता से अधिक दूर न जाए, क्योंकि पूर्वानुमान लगाते समय विभिन्न कर नीति व सरकारी नीतियों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा है सीमाएं निर्धारित करना। तो देखिए, नियोजन की विधि में तीसरा स्टेप क्या हो गया आपका, सीमाएं निर्धारित करना। तो नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि पूर्वानुमान का निर्धारण करते समय भविष्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय खोजे जा चुके हैं या नहीं। किसी भी अनुमान या पूर्वानुमान में सबसे खराब परिस्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए तो भविष्य में लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत ही सरल हो जाता है, मतलब हमारे लिए आसान हो जाता है। तो नियोजन की सीमाओं की सुविधा के दृष्टिकोण से इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला है नियंत्रण योग्य सीमाएं, दूसरा है अर्ध नियंत्रण योग्य सीमाएं और तीसरा है अनियंत्रण योग्य सीमाएं। सबसे पहले समझते हैं किसको, नियंत्रण योग्य सीमाएं। इन सीमाओं पर कंपनी का पूरा अधिकार रहता है, जैसे कंपनी की नीतियां, पूंजी विकास कार्यक्रम आदि। दूसरा है अर्ध नियंत्रण योग्य सीमाएं, मतलब आधा। तो इन सीमाओं पर कंपनी का आंशिक अधिकार रहता है, जैसे विक्रय मूल्य नीति, बाजार का क्षेत्र, श्रम की कार्यक्षमता आदि। तीसरा चलते अनियंत्रण योग्य सीमाएं। तो इन सीमाओं पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं रहता, अर्थात ये पूर्णतः बाहरी परिस्थितियों पर ही निर्भर रहती है, जैसे व्यापार चक्र, सरकारी नीति, कर नीति, मौसम एवं प्राकृतिक दशाएं आदि। ये हो गया किसका, सीमाएं निर्धारित करने का 3 भाग। अब हम समझते हैं चौथा, नियोजन की विधि में चौथा कदम क्या है हमारा, चौथा स्टेप वैकल्पिक कार्य विधियों का निर्धारण। तो देखिए, व्यवसाय में कार्य करने के अनेक ढंग, मतलब व्यवसाय जब हम करते हैं उसके अनेक तरीके, अलग अलग ढंग, अलग अलग रूल्स होते हैं। अतः अगले कदम में कार्य करने के विभिन्न वैकल्पिक ढंगों को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि कार्य करने के विभिन्न ढंगों में से श्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना होता है। इस हेतु विभिन्न विधियों का वर्गीकरण, विश्लेषण पर भी उसका अच्छे से परीक्षण करना चाहिए, ताकि श्रेष्ठ ढंगों का अनुमान क्या किया जा सके, लगाया जा सके। पांचवा चलते हैं हम क्या, वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन। अनेक ढंगों से श्रेष्ठ ढंग का निर्धारण करने के पश्चात पांचवा कदम क्या हो गया आपका, पांचवा स्टेप में आते हैं हम वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करना। तो वैकल्पिक मूल्यांकन है, इन कार्य में शेष ढंगों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि इन सभी ढंगों का तुलनात्मक मान निकालना, मतलब उसका वैल्यू निकालना कठिन कार्य है, क्योंकि सभी ढंगों के अपने अपने गुण और दोष होते हैं, मतलब सभी के अपने अपने क्या होते हैं, गुण और दोष होते हैं। अतः एक ढंग एक स्थान के लिए श्रेष्ठ हो यह आवश्यक नहीं है कि वह ढंग दूसरे स्थान पर भी क्या हो, श्रेष्ठ हो। अतः इस बाबत कार्य का उद्देश्य व लक्ष्य तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन करना चाहिए। छठवां स्टेप चलते हैं हम क्या, श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। मतलब जब हम नियोजन करते हैं तो हमें श्रेष्ठ विकल्प का ही चुनाव करना चाहिए, जिसके अंतर्गत कार्य करने के विभिन्न ढंगों का विश्लेषण व मूल्यांकन कर उसमें से सर्वश्रेष्ठ ढंग का चुनाव
करना नियोजन का छठवां कदम है। ठीक है, श्रेष्ठ विकल्प का चयन अत्यंत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसी विकल्प या विधि द्वारा भविष्य की समस्त क्रियाएं संपादित की जाएगी। इसी बिंदु से योजना का निर्माण प्रारंभ होता है। सातवां है उपयोजनाओं का निर्माण। तो देखिए, व्यवसाय में श्रेष्ठ विकल्प से योजना का निर्माण हो जाने के बाद सातवां कदम मुख्य योजना व उसकी योजनाओं का निर्माण करना है। मुख्य योजना व्यापार की मूल योजना होती है तथा इसे सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों या उपयोजनाओं तैयार की जाती है। इन उपयोजनाओं को सहायक योजना या विभागीय योजना भी कहते हैं। ठीक, योजना व उपयोजनाओं में पर्याप्त लोच होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। इन्हीं के आधार पर व्यापारिक घटना चक्र व्यूह रचना तैयार की जाती है। आठवां चलते हैं, हमारा आठवां स्टेप है नियोजन की विधि में क्रियाओं का क्रम क्या करना है, हमें निश्चित करना है। तो देखिए, योजनाओं एवं उपयोजनाओं का निर्माण हो जाने के पश्चात योजनाओं का पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करना नियोजन का आठवां कदम है। क्रम का निर्धारण अत्यंत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही इसी क्रम में की जाती है कि योजना क्रियाओं के क्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कार्य के दौरान किसी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आठवां स्टेप में आते हैं हम, तो अनुसरण करना। ठीक है, तो अनुसरण करना योजना का नौवां एवं अंतिम चरण है, क्योंकि इसके अंतर्गत उपयुक्त कार्य व्यूहों का बताए गए निर्देशों व नीतियों के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, फॉलो अप, जिसको अनुसरण को क्या बोलते हैं, फॉलो। अनुसरण का कार्य उस समय तक लगातार चलते रहता है जब तक वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाए। भविष्य के किसी कार्य में कोई बाधा आ जाए तो बाधाओं को दूर कर आवश्यक संशोधन करते हुए योजना को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रहता है। अर्थात इन सभी कदमों या इन सभी स्टेपों की, जिन्हें विधि भी कहा जाता है, इनकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि उपक्रम के कर्मचारियों अधिकारियों में आपसी तालमेल सहयोग कितना है। अर्थात संपूर्ण सफलता कर्मचारियों सहयोग की सद्भावना पर निर्भर है कि नहीं है। संपूर्ण प्रबंध में एकता एवं सहयोग की भावना से ही नियोजन पूर्ण सफल हो रहा है कि नहीं, आदि बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे समझते हैं हम नियोजन की सीमाएं, कठिनाइयां और या उसकी आलोचनाएं। ठीक है, तो देखिए, हमने नियोजन के लाभों एवं महत्व की विशिष्ट विवेचना की है। इसके लाभों एवं महत्व को देखते हुए प्रबंधकों को नियोजन अत्यंत सावधानी व सतर्कता से करना चाहिए तथा नियोजन का कार्य अनुभवी व विशिष्ट योग्यता वाले प्रबंधकों से ही कराना चाहिए, क्योंकि नियोजन के निर्माण में सामान्यतः जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव, दूसरा नियोजन तकनीक का अभाव, तीसरा सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई, चौथा भविष्य की अनिश्चितता और पांचवा नियोजन के दोष व कमियां। तो सबसे पहले समझते हैं किसको, तो श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। तो देखिए, नियोजन सदैव भविष्य के बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए योग्य, अनुभवी एवं कुशल नियोजन करने वाले का अभाव रहता है। योग्य योजना बनाने वाले सभी उपक्रम को नहीं मिल पाते हैं। साथ ही भविष्य की योजना के लिए मशीन, यंत्रों तथा सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में भी अच्छे नियोजक श्रेष्ठ योजना नहीं बना सकते। दूसरा है नियोजन तकनीक का अभाव। तो नियोजन का आधार भविष्य होता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसको ज्ञात करने के लिए विशिष्ट तकनीक से अनुमान लगाना, विशिष्ट वैज्ञानिक तरीकों से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए विशिष्ट यंत्रों या उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। भारत में इसका अभाव रहा है, इसलिए विगत कुछ वर्षों में सूचना तकनीक के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। इसे मौसम, वर्षा आदि का अनुमान लगाना अब आसान हो गया है, किंतु व्यापारिक क्षेत्र में अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है। तीसरा है सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाइयाँ। तो नियोजन करने में श्रेष्ठ अनेक विकल्प सामने आते रहते हैं। सभी विकल्पों में गुण व दोष होते हैं। उनमें से कौन सा श्रेष्ठ होगा यह चुनना कठिन कार्य है। इसे चुनने में भी विशिष्ट अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ ही वर्तमान में जो विकल्प श्रेष्ठ होगा वह भविष्य में भी श्रेष्ठ होगा यह आवश्यक नहीं है। अतः सर्वोत्तम विकल्प के चुनने की समस्या भी नियोजन की क्या होती है, सीमा होती है। चौथा है भविष्य की अनिश्चितता। यह सर्वविदित है कि भविष्य अनिश्चित है और कोई भी अनुमान 100% सत्य नहीं निकलता है। अतः नियोजन के निर्माण में यह योजना बनाने में सबसे बड़ी समस्या
भविष्य की अनिश्चितता है। भविष्य की अनिश्चितता के कारण ही अनेक समस्याएं बाधा क्या होती है, उत्पन्न होती है। पांचवा, नियोजन के दोष व कमियां। तो नियोजन की कुछ सीमाएं स्वयं नियोजन के कुछ दोषों के कारण पाई जाती है। कौन कौन से है? तो कुछ आलोचकों का मानना है कि नियोजन अपूर्ण है, इसे तैयार करने में समय, धन व श्रम लगता है, वह आवश्यक है। दूसरा है, कुछ आलोचकों का मानना है कि नियोजन एक निश्चित तरीके से कार्य करने को बाध्य करता है, जबकि समय परिवर्तनशील है, इसमें अधिक स्थिरता उचित नहीं है। तीसरा, नियोजन की प्रक्रिया में प्रबंधकों, विशेषज्ञों मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाता। चौथा, योजनाओं का सामूहिक मूल्यांकन करने में सफल रहना। पांचवा, औपचारिकताओं पर अत्यधिक ध्यान देना। छठवां, नियोजन पूर्व निर्धारित कार्य पद्धतियों, विधियों, कार्यक्रमों एवं प्रभावों के आधार पर कार्य करने के लिए व्यक्तियों को बाध्य करता है। फलतः व्यक्तियों का पहलपन का भाव रहता है। तो नियोजन की समस्याओं के संबंध में चार्ल्स एंड स्टेनर ने भी कहा है कि नियोजन न तो एक प्रबंधक की सभी समस्याओं का समाधान ही करेगा और न ही व्यवसाय की सफलता की गारंटी देगा।